अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग हज़ील बर्ड्स ऑफिशियल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में है कि हम HTML के जो स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि एक आपके पास एलिमेंट है, उसका एक टैग नेम होगा कोई भी, ऑब्वियसली वो H1 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हेडिंग हो सकती है, वो पैराग्राफ हो सकता है। तो आपने HTML की स्टाइलिंग किस तरह से करनी है, तो आपने एक टैग नेम ओपन किया। सबसे पहले उस टैग नेम के अंदर आपने क्या करना है कि आपने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है। और जब आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका एट्रीब्यूट होगा। जब आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया तो आपने इसको क्लोज भी करना है। जब आप ऐसे क्लोज करेंगे, अच्छा ये आपके पास एक टैग आ गया, ठीक है जी। इस टैग के अंदर आपने जो है एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया और उस स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी। फ़र्ज़ करें कि एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है जी। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब इसको करना किस तरह से है, अब इसको अब ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि HTML को हम अगर हमने स्टाइल देना है तो उसका एट्रीब्यूट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है वो एक CSS की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो स्टाइल है ये हम CSS को यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि CSS पे नहीं मूव किए तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो HTML के साथ रिलेट करके मैंने आपको बताना चाह रहा था। तो ये स्टाइल जो है हम बेसिकली CSS में यूज़ करते हैं। तो CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, उसी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी हेडिंग में या किसी पैराग्राफ में कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम कहते हैं कि टैग नेम जो है ना वो हमारा H1 है, ठीक है जी। तो H1 ज़ाहिर है जब ऑन किया है तो H1 को हमने क्लोज भी करना है। तो H1 के अंदर हमने लिख लिया कि हेडिंग 1, ठीक है जी। तो अब इसको हमने अब इसका ये स्टाइलिंग एट्रीब्यूट किस तरह से चेंज करना है, प्रॉपर्टी का किस तरह होगी और वैल्यू क्या होगी। प्रॉपर्टी में फ़र्ज़ करें कि आप दे देते हैं कलर। प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कलर की और कलर के साथ वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, कलर की वैल्यू हम दे देते हैं रेड, ठीक है। तो अगर आप इसको सेव करें, मैं इसको सेव करके अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडिंग 1 है, उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो है ना हेडिंग 1 है और ये भी हेडिंग 1 है, लेकिन इसका ये हेडिंग 1 है लेकिन इसका कलर जो है वो येलो है, इसका कलर येलो है, ठीक है। और इसका कलर जो है वो ब्लैक है। ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली ब्लैक होता है, अगर आप कोई कलर नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्लैक कलर होगा, ठीक है। और अगर आप कलर देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट हेडिंग को रेड कलर दिया हुआ है, सेकंड हेडिंग को मैंने येलो कलर दिया हुआ है और थर्ड हेडिंग को मैंने कोई कलर नहीं दिया तो ये ब्लैक कलर आया है, ठीक है। लेकिन बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है तो इसलिए आपको ब्लैक देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं, इसको पर्पल दे लें आप, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि हेडिंग का पर्पल कलर हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हेडिंग में ही आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब पैराग्राफ लिख लें, पैराग्राफ के अंदर आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट ऑन किया और प्रॉपर्टी दे दी आपने कलर की, ठीक है जी। कलर की प्रॉपर्टी दे दी और कलर को आपने दे दिया ऑरेंज, ठीक है जी। अब आपने पैराग्राफ लिख लिया कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ क्लोज भी कर दिया। अब आपने सेव किया है तो ऑब्वियसली जब आप इसको ये देखें दिस इज़ अ पैराग्राफ और पैराग्राफ का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है उसी साइज़ में है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी यूज़ की है तो वो उसकी कलर की ही आएगी, ठीक है जी। आगे हम मज़ीद अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएँ तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें इस स्टाइल के अंदर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप हेडिंग का ये बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है इसके बैकएंड पे स्टोर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग का साइज़ इससे भी बढ़ जाए हेडिंग 1 का, तो अब आप उसको यहाँ से क्या करेंगे, इस ये कॉलन लगा के आपने इसका कलर का एट्रीब्यूट क्लोज करना है और उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है, फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली किस लिए यूज़ होगा, अब आप इसको अगर दे दें कि 300 पिक्सल दे दें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि इसका साइज़ आप देखेंगे कि ये भी हेडिंग 1 है, ठीक है जी। ये भी हेडिंग 1 है और फर्स्ट वाली भी हेडिंग 1 है, लेकिन अब ये वाली हेडिंग 1 और ये वाली हेडिंग 1 का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इस हेडिंग 1 में हमने क्या किया है, अपना साइज़ दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ हमने 300 पिक्सल दिया है। अब हम इसको सेव करके यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करें
तो ये देख सकते हैं कि अब हेडिंग 1 का साइज़ कितना बड़ा हो गया। अब इसके नीचे आपको बकाया चीज़ें भी शो हो रही होंगी, देखें ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग और ये पैराग्राफ। अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँ, ये काफ़ी बड़ा हो गया, अगर मैं इसका साइज़ 100 पिक्सल कर दूँ तो अब आप देखेंगे कि इसका साइज़ जो है वो 100 पिक्सल हो गया। इसी तरह से आप अपने पैराग्राफ को भी मतलब उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ में यहाँ पे जाएं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैं उसका भी 100 कर देता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ आपने सेव करके जब आपने रिफ़्रेश किया तो इसका साइज़ भी चेंज हो गया। देखिए कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर मैं यहाँ पे अगर मैं ग्रीन कर दूँ तो इसका कलर आप देखेंगे कि ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप किस तरह से इसको HTML एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने बात करनी है बैकग्राउंड कलर की। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग 1 है ये रेड में है और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो जाए, तो आप इसकी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का एट्रीब्यूट ओपन किया और उसको इस कॉलन के साथ मैंने क्लोज कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे नया एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ बैकग्राउंड कलर के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ये सबलाइम टेक्स्ट मैंने इसलिए बोला था यूज़ करने के लिए कि जब आप यहाँ पे एट्रीब्यूट का आधा नाम लिखते हैं तो आपको नीचे उसके बाकी एट्रीब्यूट शो होना शुरू होते हैं। देखिए आप बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड क्लिप, ये विजिबिलिटी, ये हम बाय आहिस्ता आहिस्ता सबको देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं कहता हूँ कि रेड साइज़ इसका 100 पिक्सल है और हेडिंग 1 का कलर मैंने रेड किया हुआ है, तो इसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाए। तो अब आप इसको देखेंगे कि सिर्फ जो है हेडिंग 1 की बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब हेडिंग 1 जो है पूरे हमारे मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर इसका हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए पूरी स्क्रीन इसकी जो है ब्लैक हो गई है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मतलब जो है कि पूरी स्क्रीन आपकी चेंज हो जाए, तो आप एक हेडिंग को चेंज करना नहीं चाह रहे हैं, आप यहाँ पे इसका हेडिंग का यहाँ पे नहीं देंगे, तो अब आप क्या करें, इस बॉडी में चले जाएं, बॉडी के अंदर एक स्टाइल का टैग ओपन करें और यहाँ पे आप करें कि बैकग्राउंड कलर जो है आप इसका बैकग्राउंड कलर आप दे दें ब्लैक। तो अगर आप देखें और इसका क्या इफेक्ट होगा कि आपने बॉडी के अंदर, बॉडी का मतलब है वो चीज़ जहाँ पे आपने अपना वेब का सारा कंटेंट लिखना था। बॉडी मींस कि आपकी HTML का वो चीज़ जहाँ पे आपने पूरा अपना वेब का कंटेंट लिखना था एक वेब पेज का। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पूरी की पूरी मेरी स्क्रीन जो है, मतलब एक बॉडी जो है वो हमारी ब्लैक, बॉडी की बैकग्राउंड ब्लैक होगी। बेसिकली ये हमारा हेडर होता है और ये हमारा फुटर होता है। तो बेसिकली अब जो है हम सेंटर में जो काम करते हैं वो बॉडी के अंदर होता है, तो ये हमने इसका से चेंज कर। लेकिन अब ये कलर क्योंकि बड़ा मतलब डार्क सा हो गया, तो मैं इसको जो है ना यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसको स्काई ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है जी, या ब्लू कलर दे देते हैं, इसको ब्लू कलर दे देते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आप कोई भी कलर इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे अभी कलर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी डार्क कलर्स हैं, तो इसको मैं कलर नहीं दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब कलर नहीं दूंगा तो वो वाइट बैकग्राउंड रहेगी। ठीक है जी, इस तरह से हम इसकी और भी चीज़ें देख सकते हैं कि टेक्स्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। बेसिकली अब हमने क्या किया था कि हमने अपने टेक्स्ट के एट्रीब्यूट देखे, हमने स्टाइल के अंदर एक टेक्स्ट को उसका साइज चेंज किया, उसका कलर चेंज किया। अब यहाँ पे अब इसका आप जो है ना चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आप फ़ॉन्ट के लिए क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली एक एट्रीब्यूट होता है, वो आप यूज़ करेंगे और उसमें आप जो है जो है फ़ॉन्ट के नाम होते हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं सैंस सेरिफ यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस हेडिंग का सेकंड हेडिंग जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखी है उसका मैंने कलर येलो किया हुआ है और उसका मैंने फ़ॉन्ट क्या किया, सैंस सेरिफ कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूं और सेव करके आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस हेडिंग 1 में और इस हेडिंग 1 के में बड़ा चेंज है। मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर देखें कि इस हेडिंग 1 में और इस हेडिंग 1 में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का फॉन्ट चेंज हो गया क्योंकि इसका फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट था वो है और इसका फॉन्ट मैंने सैंस सेरिफ कर दिया है। ठीक है जी, अब आप एक तो ये फॉन्ट चेंज हो गया। अभी तक हमने क्या देखा है कि इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें आप फॉर एग्जांपल
एग्जांपल कि अगर आप इसका चेंज करना चाहें तो मैं इसको अगर फ़ॉन्ट फैमिली लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ विडर्ना, एक हमारे पास होता है, ठीक है, ये भी एक हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं उसको, इसकी लैंग्वेज है। ये देखें, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या चेंज हो गया, मतलब इन सब का फ़ॉन्ट साइज़ अब मैंने अलग, इन दोनों का मैं बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहा हूँ और इन दोनों का फ़ॉन्ट साइज़ मैंने चेंज किया, ठीक है जी। अगर आप आगे जाएँ, टेक्स्ट का साइज़ मैंने आपको बता दिया है कि टेक्स्ट का साइज़ किस तरह से चेंज होता है। आपको दोबारा देख लेते हैं कि हेडिंग 1 में अगर हमें टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना हो तो हम फ़ॉन्ट साइज़ की बात करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 50 पिक्सल है इसका, और फर्स्ट हेडिंग का साइड मेरे पास जो है 100 पिक्सल है। अब मैं इसको अगर चेक करूँ यहाँ पे तो ये देखें, ये 100 पिक्सल है, ये 50 पिक्सल है, ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा HTML के स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट की तरफ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसकी मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन, ठीक है जी। टेक्स्ट अलाइन क्या है, सेंटर। अगर मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, पहले ये लेफ़्ट साइड पे था, अब हम इसका देखते हैं कि ये क्या चला। ये देखें, ये पूरे आपके जो पूरा आपका बॉडी का पार्ट है उस बॉडी के पार्ट के सेंटर में आ गया ये वाला, क्योंकि मैंने पैराग्राफ को लगाया है। अगर मैं इसको टेक्स्ट लाइन जो है वो लगा देता हूँ, राइट लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, राइट लगाने से क्या होगा कि ये हमारा जो राइट पे चला जाएगा, मतलब पेज के जो बॉडी का पार्ट है उसके राइट पे चला जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में, मतलब इतने से काम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, जो आज इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने HTML के स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स की बात की, ठीक है जी। स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने क्या किया कि बैकग्राउंड कलर की बात की, उसके बाद हमने टेक्स्ट के कलर की बात की, टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज़ की बात की, उसके बाद टेक्स्ट के फ़ॉन्ट फैमिली मतलब फ़ॉन्ट की बात की कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, और एट द एंड हमने डिस्कस किया कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन कौन सी है, ठीक है जी। तो होप सो आप सबको ये समझ आया, और अगर आपको ये समझ आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।